हेलो स्टूडेंट्स, मैं यूनुस अली एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं 11th और 12th के उनको कवर कर रहे हैं। और इस वीडियो का जो हमारा पॉइंट है, हमने इसका एक पार्ट पहले बना चुके हैं और हम बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर क्लास 11th। कल तक हमने जो बात की थी दैट वाज अबाउट द ब्रीथिंग, types of the steps present in the breathing and the process of exchange of gases। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था इंस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में क्या होता है, वहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। मतलब जो गैसेस एक्सचेंज है फ्रॉम लंग्स टू दी एटमॉस्फेयर वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आज जो हम बात करेंगे, हम उसके आगे की बात करेंगे कि जब लंग्स के अंदर गैसेस पहुंच जाती हैं एल्वियोलाई, दैट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, वहाँ तक जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो वो फिर टिश्यूओं तक, सेल्स तक कैसे पहुंचती है, और सेल्स और टिश्यूओं के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो लंग्स तक कैसे आती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और यहीं हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गैसों के ट्रांसपोर्ट को इफ़ेक्ट डालते हैं। तो ये हमारा सारा पॉइंट रहेगा आज का कंसंट्रेशन में, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ लंग्स से रिलेटेड टर्म्स हम लोगों को समझ में आने चाहिए, और दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिलेटेड टू द NCERT for your upcoming examinations, and if you are preparing for the NEET exam then these are very important points, ठीक है। तो इनको ढंग से समझिएगा। कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज रिलेटेड टू आवर लंग्स, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम is the volume of the gas or oxygen which we intake during the normal respiration। टाइडल वॉल्यूम का मतलब यह है कि जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड गैस को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, तो हाउ मच वॉल्यूम वी रिलीज्ड और टेक, तो दैट इज नोन एज द टाइडल वॉल्यूम। और ये फिक्स है कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर द वॉल्यूम ऑफ टाइडल वॉल्यूम इज़ अबाउट 500 मिलीलीटर। मतलब हम 500 मिलीलीटर, आधा लीटर गैस, आधा लीटर एयर एक बार में इंस्पिरेशन के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं या एक्सपायरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ओके। अब जो पॉइंट है नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जब हम सपोज कीजिए आप लोग योगा कर रहे हैं, ठीक है, योगा करते में आपको एक लंबी सांस, यानी कि जो इंस्पिरेशन है वो उसकी लेंथ को बढ़ाना है। जब इंस्पिरेशन की लेंथ को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू सम एफर्ट, मतलब हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। सो दैट टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन इज नोन एज द फोर्सफुल रेस्पिरेशन। तो उस समय हम कितनी एडिशनल वॉल्यूम एयर का लंग्स के अंदर जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दैट मीन्स एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है, दैट इज नोन एज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड दैट इज अबाउट 2500 मिलीलीटर टू 300 मिलीलीटर। मतलब 2.5 लीटर से 3 लीटर तक हो सकता है। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, क्योंकि जब MCQs आते हैं तो वहाँ पर मिलीलीटर में भी पूछा जा सकता है और लीटर में भी पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू बी नॉलेज अबाउट दिस पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अपोजिट टू दैट, जब इंस्पिरेशन फोर्सफुल होगा तो एक्सपायरेशन भी क्या होगा, फोर्सफुल होगा। यानी कि जितना लंबा सांस खींचा जाएगा उतनी ही एयर क्या आएगी, बाहर आएगी। तो उस समय जो पॉइंट होता है दैट इज नोन एज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और ये कितना हो सकता है, दैट इज अबाउट
1000 मिलीलीटर टू 1100 मिलीलीटर, यानी कि 1 लीटर से 1 लीटर 100 मिलीलीटर तक का जो एयर का वॉल्यूम है वो बाहर आ सकता है। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको हम आरवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म भी आपसे एक्सपेंड कराया जा सकता है। ठीक है। तो रिजर्व वॉल्यूम क्या है कि जब हम इसकी स्टेप बाद किया, इससे पहले हमने क्या किया था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में इसका मतलब है कि अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो उसके बाद कितनी एयर लंग्स के अंदर बचेगी उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in the lungs even after a forceful expiration, and this is about 1100 milliliter to 1200 मिलीलीटर, यानी कि 1.1 लीटर से 1.2 लीटर तक हो सकता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आईसी, इट इज द सम ऑफ द टीवी प्लस IRV। टीवी का मतलब क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। IRV का मतलब क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों का जो सम होगा दैट इज नोन एज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय द EC। इट इज द सम ऑफ द टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय द FRC। इट इज द सम ऑफ द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। ERV और RV का सम, ERV का मतलब समझ लीजिएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। और RV का मतलब क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है। वाइटल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो रहा है, एफर्ट करके हो रहा है, तो कितनी ब्रीथिंग हो सकती है, कितना एयर ब्रीथ कर सकता है, तो इट इज इक्वल टू द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन तीनों का सम क्या कहलाएगा, वाइटल कैपेसिटी। अब जो हो जाएगा दैट इज द टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स में कितनी एयर आ सकती है। ठीक है। तो इट इज इक्वल टू द वाइटल कैपेसिटी एंड द रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम तो अलग से होगा, और ये जो तीन हैं, ठीक है, ये तीन जो हैं, दीज आर द सम ऑफ व्हाट, वाइटल कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी। तो या तो आप ये पॉइंट कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको क्या करनी रखनी पड़ेंगी, ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो पूरा सिस्टम, पूरी जो कैपेसिटीज़ हैं, ये आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिलअप की फॉर्म में आ सकता है, ट्रोफॉल की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, रीजन एसेसन की फॉर्म में आ सकता है, किसी भी तरह से इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। चलिए अब जो पॉइंट है गैसियस एक्सचेंज, एल्वियोली से गैसों का एक्सचेंज जो है वो दो साइड में होता है। ठीक है। कितना साइड में होता है, दो साइड में होता है। पहले जो साइड है एल्वियोली टू द ब्लड। अब ये तो आप ध्यान रखिएगा कि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। तो गैसों का एक्सचेंज भी कौन करेगा, द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस बाय द ब्लड। अब यहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज है बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स, वो दो लेवल पर होता है। पहला जो होता है एल्वियोली टू ब्लड, यानी कि लंग्स में ब्लड जो है वो गैसों का एक्सचेंज करता है, और दूसरा होता है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। इन दो लेवल पर, इन दो स्टेट्स में, इन दो साइड्स पर क्या हो रहा है, गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। एल्वियोली में क्या होगा, एल्वियोली में जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली में रिलीज करेगा और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। जबकि ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होगा, ब्लड जब टिश्यूओं तक जाएगा तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, उस समय वो टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है।
अब कुछ फैक्टर्स हैं जो गैसों के एक्सचेंज को क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे। सबसे पहली बात क्या हो, तो गैसेस एक्सचेंज कहीं भी होता है, चाहे वो पहली वाली साइड पर हो चाहे वो दूसरी वाली साइड पर हो, दैट इज सिंपल टेक्स प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन, कल भी हम लोगों ने बात की थी, एंड ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट, सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, इन तीन चीज पर डिपेंड करेगा। ओके, उसके बाद एक चीज और आती है कि कितना प्रेशर गैसेज का है। ठीक है, तो प्रेशर भी कंट्रीब्यूशन करेगा। अब फिजिक्स में एक टर्म आता है जिसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो गैसों के एक्सचेंज में दोनों साइड पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हैज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि इनका भी इफेक्ट होता है। ठीक है, अब जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गैस क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, क्या कर रहा है, तो दैट द मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जरा समझिएगा बात कि जब हम एल्वियोली की बात करेंगे तो एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर कम होगा। तो ऑक्सीजन जो है वो हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी, लो प्रेशर की तरफ को जाएगी। तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोली से कहाँ एंट्री करेगी, ब्लड में एंट्री करेगी। जबकि टिश्यूओं पर जब जाएगा तो टिश्यूओं के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो और ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा। तो ब्लड जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, कहाँ पर रिलीज कर देगा, टिश्यूओं के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो भी इफेक्ट डालती है। हमने सुबह अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर देन द ऑक्सीजन। तो CO2 जो है वो तेजी के साथ डिफ्यूज होती है मेम्ब्रेन्स के थ्रू। सोल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है हम बात करेंगे, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर थिक होती है, 3 लेयर थिक होती है। जैसे एक तो होती है एल्वियोली जो होते हैं उनकी स्क्वामोस एपिथेलियम, एक लेयर तो वो हो गई। उसके बाद एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम, एक लेयर हो गई किसकी, एल्वियोली की। एक लेयर किसकी हो गई, एक लेयर होगी जो हमारी ब्लड वेसल्स आएंगी, और उन दोनों के बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंस होगा, यानी कि जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इन 3 लेयर को पार करना होगा डिफ्यूजन के लिए। ठीक है, देन दिस इज ए डायग्राम विच कैन एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब यहाँ पर बात समझिएगा, इस डायग्राम को समझने की जरूरत है। अगर ये डायग्राम आप लोगों ने समझ लिया तो आप गैसों का एक्सचेंज बड़ी आराम से कर सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर वहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ हद तक हम डबल सर्कुलेशन की भी बात करने की कोशिश करेंगे, ये आपको वहाँ भी समझा देगा। अब यहाँ पे बात समझिए, ये हार्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये हार्ट है, ये सिस्टमिक वेन है। ठीक है, यहाँ से ये जो ब्लड है इसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके अंदर होता है, ये वेन। ठीक है, वेन्स के अंदर आपको पता है कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी कि जब टिश्यूओं से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, टिश्यूओं से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ गई। इस समय इस ब्लड के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस ब्लड के अंदर क्या कंडीशन है, इस ब्लड के अंदर जो कंडीशन है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 mmHg है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, वो 45 mmHg है। ये ब्लड यहाँ से जाएगा हार्ट को। ठीक है, हार्ट इसको पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुँचेगा लंग्स के पास। ठीक है, आप लोग को 10th क्लास में पढ़ाया कि पुल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो समझिएगा यहाँ भी पार्शियल प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर है 45 mmHg किसका, CO2 का, और 40 mmHg किसका, ऑक्सीजन का। अब जरा एल्वियोली के अंदर की, यानी कि लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 104 है, और इसका कितना है ब्लड में, ऑक्सीजन का 40। तो ड्यू टू दिस ऑक्सीजन जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लड के अंदर एंट्री कर जाती है ना।
अब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर होता है 40 mmHg 45 सॉरी, और एल्वियोली के अंदर होता है 40 mmHg। तो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है 45 इन ब्लड 40 इन एल्वियोली। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ रिलीज हो जाती है, वो रिलीज हो जाती है एल्वियोली के अंदर। इस तरह से इन दोनों लेयर्स में गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। अब यहाँ से ब्लड हो गया ये पुलमोनरी वेन, ठीक है। पुलमोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लंग्स को वो हार्ट को आ रहा है, और हार्ट जो है आर्टरी के थ्रू कहाँ भेज रहा है, फिर टिश्यू तक भेज रहा है। इस समय जब आर्टरीज के अंदर कुछ ऑक्सीजन आर्टरीज की वॉल कंज्यूम कर लेती हैं और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर सकते हो, ऑक्सीजन का यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो स्लाइटली कम हो जाता है इन कंपेयर टू द एल्वियोली। जो 104 था पार्शियल प्रेशर एल्वियोली के अंदर अब रह जाता है 95, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 40। तो यहाँ पर जब आएगा है ना, तो जो ब्लड जो टिश्यू है, टिश्यूओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है, ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है जो आर्टरी है, और सेल्स के अंदर कम है। तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड रिलीज कर देता है कहाँ पर, टिश्यूओं के अंदर। सो ये एक पूरा सिस्टम मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से पूरा सिस्टम काम कर रहा है, ब्लड किस तरह से पार्शियल प्रेशर के थ्रू गैसों का एक्सचेंज एल्वियोली टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू करने की कोशिश हो रही है। चलिए देखिए, अभी जो हमने बात की थी कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन, हमने बताया था कि 3 मेम्ब्रेन जो हैं वहाँ से गैसों को एक्सचेंज होना होता है। तो पहली जो लेयर है वो है एल्वियोली की लेयर, एंडोथील जो एपिथेलियम होती है, इसको कहते हैं 1 सेल थिक, यानी कि एक सेल की थिकनेस है। एक तो ये होगी। दूसरी जो लेयर होगी वो हो गई ब्लड कैपिलरीज की लेयर होगी, ये वाली होगी, ये ब्लड कैपिलरीज की लेयर होगी। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में होता है बेसमेंट सबस्टेंस। तो कुल 3 लेयर होगी। पहली कौन सी होगी, पहली होगी एल्वियोली की, दूसरी कौन सी होगी ब्लड कैपिलरी की, और तीसरी कौन सी होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो गैसों का एक्सचेंज होगा पहले इन 3 लेयर को पार करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज एंड बिटवीन द एल्वियोली टू द ब्लड। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो वो ब्लड करेगा, लेकिन मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन आर डिफरेंट। दोनों गैसों की नेचर अलग अलग है, ऑक्सीजन की नेचर अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर अलग है। तो दोनों को ले जाने के लिए चीज़ें अलग होती। अब आप समझिए कि ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ज़्यादातर ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। About 90% of the oxygen is transported through the RBC and 3% of the remaining oxygen is transported by the blood plasma। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का मेथड है वो अलग अलग है। इनमें से आप समझिएगा 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBC, ठीक है। देन 70% इज इन द फॉर्म ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। एंड देन रेस्ट 7% बाय डिजोल्विंग इन प्लाज्मा। तो 3 तरह से होगा, RBC लेकर जाएगा, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाएंगे, ठीक है, और किसके थ्रू जाएंगे 7% इन द डिजोल्व स्टेट ऑफ द प्लाज्मा। 3 तरह से हो रहा है, ओके। चलिए, अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, RBC करती हैं। RBC नॉन न्यूक्लियोटाइड सेल्स होती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा, क्या कहते हैं इसको, दैट इज नोन एज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक पिगमेंट है, ठीक है, RBC के अंदर। इसके 2 काम है। पहली बात, ब्लड का कलर रेड होता है ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, और इट इज़ द ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है। तो ये समझिएगा हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ कॉम्बिनेशन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना सकता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन is depend on the four factors but partial pressure of carbon dioxide and oxygen, hydrogen ion concentration मतलब pH of the blood and the temperature, ये 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, परसेंटेज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म सिग्मोइड कर्व, जिसको क्या कहते हैं, जिसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व रिप्रेजेंट द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एट द डिफरेंट प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड। जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अलग अलग एरियाज में अलग अलग होता है, तो उसी तरह से जो बाइंडिंग है वो एक सिग्मोइड फॉर्म में आती है। जब हम कर्व बनाते हैं इसका, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व कहते हैं। समझिएगा कैसे बनेगा। बाइंडिंग कब होगी, बाइंडिंग होगी जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी, टेम्परेचर कम होगा। ये फेवर करेगा कि हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाए किसके साथ में, हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाए ऑक्सीजन के साथ में, और वो क्या बना ले, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना ले। अगर कंडीशन अपोजिट है, जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, उस कंडीशन में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम, अगर मैं एल्वियोली की बात करता हूं, तो एल्वियोली के अंदर जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो उस समय जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जबकि टिश्यूज़ के अंदर कंडीशन अपोजिट होती है। ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर क्या होती है, अपोजिट होती है, देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। ओके, चलिए, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की परसेंटेज सैचुरेशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल कर्व है, ये शिफ्ट टू लेफ्ट एंड शिफ्ट टू राइट। ठीक है, पीएच कम हो गई है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उस तो ये फैक्ट्स यहाँ पर ये काम कर रहे हैं और ये फैक्ट्स ये काम कर रहे हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि क्या शो कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व। ये क्या कर रहा है, इन कंडीशंस में ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ जाएगी टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन, और इन कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन कंडीशन में जो एफिनिटी है वो कम हो जाएगी। चलिए, अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली अगर हमने बताया था 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लेके जा सकता है, आरबीसी लेके जाएगी, तो जब वो कंबाइन करेगा उसको कहेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे उसको कहेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है तो उसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है, टिश्यू के अंदर आप समझिए कि CO2 की परसेंटेज क्या, जो पार्शियल प्रेशर है ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, तो इस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है, और एल्वियोली के अंदर कंडीशन अपोजिट होती है, तो वहाँ पर इसका डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के CO2 के साथ कंबाइन होकर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस काम में हेल्प करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द मोस्ट एक्टिव एंजाइम इन द बॉडी। शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव एंजाइम कौन सा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है।
इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉर्मली प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाती है। H2O, प्लाज्मा के अंदर पानी होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पानी के साथ डिज़ोल्व होकर, ठीक है, क्या बनाएगी, ये बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा बाइकार्बोनेट आयन HCO3-, ठीक है, H2CO3 बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा। और ये जो बाइकार्बोनेट आयन बनेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम काम करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये कंडीशन जब आएगी, तो ये कंडीशन कहाँ आएगी, ये कंडीशन आएगी यहाँ पर जब ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में पास होगा। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि जो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कहाँ से होता है, तो जाहिर सी बात है ब्रेन करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं, ये केमिकल कंट्रोल के थ्रू भी होता है, ये न्यूरल कंट्रोल के थ्रू भी होता है। तो ये न्यूरो केमिकल कंट्रोल के थ्रू हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे कि ह्यूमन बीइंग हैव द एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, डिपेंड करेगा डिमांड पर। ठीक है, टिश्यू की डिमांड पर डिपेंड करेगा। और ये जो कंट्रोल होगा बाय द डायरेक्टली बाय द न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, अब समझिए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, रेस्पिरेशन का जो रिदम है वो उसका जो सेंटर है वो मेड्यूला पार्ट, जो हिंड ब्रेन का पार्ट है, यहाँ पर पाया जाता है। तो हिंड ब्रेन के मेड्यूला पार्ट में क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है पोन्स में, जो मॉडरेट करता है द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, पोन्स कंट्रोल करेगा मेड्यूला को, मेड्यूला कंट्रोल करेगा रिदम सेंटर को। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है वो कंट्रोल रहता है। उसके अलावा कुछ कीमो सेंसिटिव एरियाज भी होते हैं जो कुछ केमिकल्स से सेंस लेते हैं। जो रिदम सेंटर है इसके पास कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं, सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये CO2 है। और H+ आयंस मतलब pH, दैट अल्टीमेट कंट्रोल द रेस्पिरेटरी रेट। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं कि फंक्शन क्या क्या है रेस्पिरेशन के। एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को बैलेंस करता है, और रिटर्न टू ब्लड एंड लिम्फ, यानी कि ब्लड और लिम्फ में आपस में जो एक्सचेंज होता है उसको मेंटेन रखता है। इसमें एक चीज़ के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एसिड बेस बैलेंस, यानी कि उसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिकली सिग्मोइड कर्व की, वो कैसे मेंटेन होगा। और उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम लोग वहाँ पे बात करेंगे जो है बोर इफेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, एक अलग से पॉइंट है, यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं किया, जैसे बड़ा हो जाता है वीडियो, तो अलग से मैं वीडियो उसकी बनाऊँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए चैप्टर इतना है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है वो आप अपने आप बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना भी मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करूंगा चीज़ें आप लोगों की समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आता है तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। ठीक है, और जिससे आप लोग आगे आने वाले समय में इन चीज़ों को देख सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।